Hello, my dear students. I hope you all are doing well. My name is Mansi Gupta and I welcome you all to this channel MG Educare. In our previous lecture, we discussed about chemical properties of metals and non-metals. हमने तीन ही point cover किए थे regarding their electropositivity and electronegativity. Then how they react with oxygen, right? With air. And then how their oxides, because हमने पढ़ा था जब metal react करते हैं ऑक्सीजन तो बनाते हैं oxides. फिर जब वो ऑक्साइड्स के साथ जब उसको हम पानी में डालते हैं व्हेन दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर तो कैसे बनता है बेस बनते हैं फॉर द मेटल्स जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तभी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा था मेटल्स के केस में आयोनिक ऑक्साइड्स बनेंगे राइट वेरेज इन केस ऑफ नॉन मेटल्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं द ऑक्साइड्स बनते हैं वो कोवेलेंसी शो करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड शो करते हैं ओके देन जब ये ऑक्साइड्स बनते हैं तो जरूरी नहीं है नॉन मेटल के लिए कि वो हमेशा एसिडिक ही हो दे कैन बी न्यूट्रल ऑल्सो लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ठीक है रिएक्टिविटी में हमने टेस्ट किया था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं रिएक्टिविटी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती है और जो बिल्कुल भी रिएक्ट करते ही नहीं है लाइक सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे नाउ दिस वाज द रिवीजन फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास वील स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर दैट इज रिएक्शन विद वाटर सो रिएक्शन विद वाटर में अब ध्यान से देखना रिएक्शन विद वाटर प्रीवियस क्लास में ही हमने पढ़ा था लेकिन वो था ऑक्साइड का वाटर के साथ राइट हमारा मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ ऐसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ लेकिन यहाँ पे है मेटल या फिर नॉन मेटल का वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्शन देखा जाता है सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट हेडिंग फॉर टुडे विल बी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर ओके So when metal reacts with water, it forms metal hydroxide या तो metal hydroxide बना सकता है या फिर metal oxide बना सकता है और हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व करता ही है दोनों केस में डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी हम देखेंगे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं ठीक है सो वील राइट दिस फर्स्ट पॉइंट अब ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी मेटल वाटर के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पर या डिफरेंट एनर्जीज पर रिएक्ट करता है कुछ जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे कुछ मॉडरेट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे रूम टेम्परेचर पर और कुछ को बहुत ज्यादा हॉट वाटर मींस स्टीम के साथ रिएक्ट करा जाता है तब जाके वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएंगे ओके सो वील राइट दिस पॉइंट ओके सो नाउ some metals react even with cold water, some react with hot water, some react only with steam, whereas कुछ तो इतने ज्यादा नॉन रिएक्टिव होते हैं कि स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते ठीक है नाउ अगर हमारे पास मेटल है एंड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है दिस वाटर कैन बी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर स्टीम नहीं है कोल्ड वाटर और हॉट वाटर की फॉर्म में वी आर टॉकिंग अबाउट तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व अगर हम मेटल लेते हैं और उसको स्टीम से रिएक्ट कराते हैं राइट very hot water in the vaporized form gaseous form of water then it will form metal oxide and again hydrogen gases evolved ठीक है अब जैसे पोटेशियम है सोडियम है हमने पढ़ा है प्रीवियसली भी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत आसानी से रिएक्ट हो जाएंगे विग्रस रिएक्शन दिखाएंगे ओके इतना ज्यादा विग्रस रिएक्शन होता है इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है दैट इट कैन इवन कैच फायर सो इफ वी टॉक अबाउट सोडियम व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर gives us NaOH plus hydrogen gas and lot amount of heat highly exothermic reaction so sodium and potassium reacts violently with cold water we can write down cold water to form sodium हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा
K plus H2O gives KOH, potassium hydroxide plus hydrogen gases evolved and heat is released. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है. इट कैन इवन कैच फायर्स एंड burns explosively. In this reaction, so much of heat is produced that hydrogen gas form, जो ये hydrogen gas evolve हो रही है, it catches fire and it burns explosively. ठीक है, जब हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन गैस है when it comes in the contact with the oxygen, right, the combustion reaction, it gives us the पॉप साउंड. उस पॉप साउंड को हम क्या बोलते हैं? मिनी एक्सप्लोजन. अब यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है कि यहाँ पे मिनी एक्सप्लोजन नहीं होगा, बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है. ओके, सो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर दैट इज कैचिंग फायर एंड कॉजिंग द एक्सप्लोसिव रिएक्शन और बर्न्स इन फायर. Clear? So we'll write this point down. Now coming to third metal, that is calcium. Now when calcium also can react with cold water, and इसके बारे में तो हमने पढ़ा भी है that when calcium reacts with water it forms calcium hydroxide and hydrogen gases released. नहीं. So now we'll study about calcium. So calcium when reacting with water gives us calcium hydroxide and again hydrogen gases evolved, right? यहाँ पर एक note point आता है. There's a previous question MCQ based that this reaction is highly explosive or less explosive and what happens during this particular experiment. So we'll write down that yes, the heat is produced but not as much as it was producing in sodium and potassium when we are reacting in the reaction between sodium and in the reaction of sodium and potassium with water. It will be reactive but not that much. So the heat produced in this reaction is less, which is not sufficient to burn the hydrogen gas which is formed. This is your first point. Now second point. The piece of calcium metal starts floating in water because of bubbles of hydrogen gas formed during the reaction stick to its surface. So we can say the reaction of calcium metal with water is less violent. ठीक है, अब इससे हमको क्या पता चला कि this particular metal, that is calcium, is less reactive than potassium and sodium. Now coming to our next metal, that is magnesium. So if we talk about magnesium metal, it does not react with cold water, it needs hot water. So no cold water, it needs hot. So it does not react with cold water, it reacts with hot water. ठीक है, so write down the reaction, that is magnesium in solid form when reacting with water in liquid form gives us magnesium hydroxide plus hydrogen gases released. Important point to notice that this water will be hot water. तो इससे हमें क्या पता चला that if we talk about potassium, calcium, sodium, magnesium, so magnesium is even less reactive than calcium क्योंकि at least वो ठंडे पानी से react तो कर रहा था, not that violently but yes it was reacting, मतलब उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए थी. लेकिन मैग्नीशियम को थोड़ी और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमको हॉट वाटर यूज करना पड़ा. यहाँ पर भी सेम होगा that the piece of magnesium metal starts floating in water due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. अब एक और ट्रायल करके देखते हैं. Let's react magnesium with steam. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, means it now has more energy, right? तो यहाँ पे जो water हम यूज कर रहे हैं in the form of gaseous form, that is steam. So यहाँ पर क्या बनेगा, magnesium oxide and hydrogen gases release. ठीक है, so we can say when magnesium reacting with water in liquid form, जिसमें कि the water should be hot, so we are getting magnesium hydroxide. When magnesium reacting with water in the gaseous form, that is steam, we are getting magnesium oxide. ठीक है, now coming to our other metals. So other metals like aluminium, zinc, iron, they do not react with cold water as well as they do not react with hot water.
दोनों से ही रिएक्ट नहीं होंगे, दैट मीन्स दे विल बी रिएक्टिंग ओनली विद दी स्टीम, और स्टीम से क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स. So when aluminium react with water in the form of gas, that is steam, it will form aluminium oxide and hydrogen gas is released. ठीक है. Now coming to zinc. Zinc when reacting with water, again in the gaseous form, it gives us zinc oxide and hydrogen gas. When red hot iron, ठीक है, रेड हॉट आयरन reacting with water gives iron oxide. I've explained in the previous class why I have written F3O4. It gives H2, that is in the gaseous form. This is known as iron oxide or iron 2,3 oxide. Okay, so this is our reaction. Now if we see how this experiment, like if we wanted to know, we can study the reaction of metals like magnesium, aluminium, zinc, iron with the steam by using this particular apparatus. यहाँ पर we have used glass wool which is soaked in water. So जब यहाँ से हम इसको heat provide करेंगे तो ये क्या होगा, vaporize होगा, means it will form steam. अब ये जो स्टीम है, यहाँ पर जो भी हमारा मेटल सैंपल रखा है, छोटे फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, रिबन्स हो सकते हैं, राइट, पाउडर हो सकता है, मेटल पाउडर. सो यहाँ पर जब ये इससे रिएक्ट करेगा, सो रिएक्शन विल प्रोसीड लाइक आयरन व्हेन रिएक्टिंग विद दिस स्टीम्ड वाटर, राइट. सो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा. ऑक्साइड विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो ये धीरे धीरे ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी. जो ये हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से, हाउ डू वी नो दैट हाइड्रोजन गैस इज बीइंग फॉर्म, तो यहाँ से ट्रैवल करते करते हाइड्रोजन गैस इज बीइंग डिलीवर्ड इन दिस डिलीवरी ट्यूब, राइट. ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये जो बबल्स है, ये किसके बन रहे हैं, ऑफ दी हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे धीरे धीरे यू विल सी दी बबल फॉर्मेशंस आर देयर व्हिच gives us the indication of the presence of the hydrogen gas or evolution of the hydrogen gas. Now the question can come, why we take the glass wool. So this lump of glass wool, first we have to soak it in the water, right, and then वो boiling tube जो है, यहाँ पर जो boiling tube है, we have to keep it under the Bunsen burner. The water present in this glass wool will form into steam on heating. We are providing it the heat. But यहाँ पे जो glass wool है, ये reaction में participate नहीं करेगा. ओके, द मेटल सैंपल, जो यहाँ पर हम मेटल सैंपल ले रहे हैं, कोई मेटल ले सकते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम. It will react with the steam present in this glass tube. It will start reacting, right, with the steam, and then यहाँ पर क्या बनना शुरू हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड के साथ साथ एक हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है. ठीक है. So when the hot metal reacts with steam to form the corresponding metal oxide and the hydrogen gas. अभी जो hydrogen gas है, it comes out of this boiling tube and it is collected over this water as shown in this particular experiment. If you wanted to know that the gas we have collected is hydrogen or not, so what you can do, you can take a match and bring it near the mouth of this tube, and if you hear the pop sound, which is an explanation of a very small little explosion, that is an indication, clear indication of the हाइड्रोजन गैस. अब यहाँ पर भी इफ वी वांटेड टू नो द रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे नहीं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन तीनों की स्पीड, तीनों एक ही स्पीड से, तीनों एक ही रेट से रिएक्ट करेंगे. मैग्नीशियम ऑफ कोर्स ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि वो गर्म पानी से भी रिएक्ट हो गए थे, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो जल्दी रिएक्ट करेगा. देन एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड आयरन बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा. heavier metals like lead, copper, silver, gold, they do not react with water or even with the steam. Okay, so we'll write down this point. पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज में इस apparatus में we have magnesium जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, then aluminium, then zinc and then iron. Iron बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा. Now we have lead, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. ये ना ही कोल्ड वाटर से, ना ही हॉट वाटर से, ना ही स्टीम से, ये तीनों से ही रिएक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर सो दिस वाज अबाउट रिएक्शन ऑफ वाटर when metal reacting with water. Now next point is non metals when reacting with water. तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है non metals do not react with water to evolve hydrogen. ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे.
इसके पीछे भी एक रीजन है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं. As we can see here that non-metals do not react with water or even steam to evolve hydrogen. इसके पीछे भी एक रीजन है कि metals react करते हैं पर non-metals react नहीं करते. चलो थोड़ा सा समझते हैं. एक्स्ट्रा है, इतना डिटेल में नहीं आएगा बट लेट अस अंडरस्टैंड. ठीक है. वाटर थोड़ा सा पोलर होता है, वाटर स्लाइटली आयोनाइज्ड होता है एंड व्हेन इट इज आयोनाइज्ड इट गिव्स H plus and OH ions. Right? So when metal is reacting with water, HOH के फॉर्म में लिख रही हूं मैं. So यहाँ पर क्या होगा, metal easily gives its electron, है ना. हमने पढ़ा metals are electropositive in nature, तो वो easily अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे. तो जब यहाँ पर metals are giving electrons to the hydrogen, right, hydrogen ion I should say of the water, it will form the hydrogen atom. और दो हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस. सो यहाँ पर बिकॉज metals are able to give electron to this hydrogen atom, so hydrogen gas evolve हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा metal hydroxide. ठीक है. Whereas when we compare this equation with the non-metals electrons ले सकते हैं, electrons दे नहीं सकते. So since they are not able to give the electrons, that's why there won't be any reaction with the water. Same story with the heavier metals or very less reactive metals like copper, right? Silver, gold. They cannot give electrons very easily, so they will not be able to reduce the hydrogen ions to form the hydrogen गैस. अब पता कैसे लगा है कौन से मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं और कौन से नहीं. सो दैट वील स्टडी व्हेन वी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज. वील कम टू दैट पॉइंट सून. ठीक है. ये बस एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था व्हाई मेटल्स आर रिएक्टिंग विद वाटर एंड व्हाई नॉन मेटल्स आर नॉट. So non-metals, since they are not able to give electrons to hydrogen ion, they cannot form hydrogen gas or they will not react with water. Clear? Now coming to next point, that is reaction with acids. Metal react with dilute hydrochloric acid and H2SO4 to liberate हाइड्रोजन गैस. ऐसे ही नॉन के केस में भी पढ़ेंगे. लेट्स राइट डाउन द हेडिंग रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. सो मेटल्स में हम दो टाइप के डाइल्यूट एसिड्स जनरली यूज करते हैं. वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द अदर वन इज H2SO4. So when metal reacting with hydrochloric acid, it forms the salt and hydrogen gas is released, right? And salt भी कैसा होगा, metal chloride. If we talk about sulfuric acid, then metal when reacting with sulfuric acid will form metallic sulfate or metal sulfates, and again hydrogen gas is released. Okay, so let's write down some examples. When sodium reacting with hydrochloric acid, it will form sodium chloride and water. When magnesium reacting with hydrochloric acid, it will form magnesium chloride and hydrogen gas is evolved. Aluminium when reacting with hydrochloric acid will form AlCl3, aluminium chloride, and hydrogen gas is evolved. Then zinc reacting with hydrochloric acid forms zinc chloride and hydrogen gas is evolved. Last will be iron when reacting with hydrochloric acid forms FeCl2 and hydrogen gas is evolved. There are some points to remember regarding iron and zinc. There is one point regarding aluminium metal you can get this answer and give reason. So aluminium when reacts with the oxygen present in the air forms aluminium oxide, which is a very tough layer, right, which protects the corrosion of the aluminium also. So जब aluminium के ऊपर ये जो tough layer present है aluminium oxide की, पहले इसको हमको हटाना होगा and ये बहुत strong layer है, ये बहुत ज़्यादा reactive layer नहीं है. So जब ये hydrochloric acid first it will tarnish this aluminium oxide layer, पहले उसको हटाएगा इस प्रोटेक्टिव लेयर को एंड देन उसके बाद जब इसको एल्यूमिनियम मिलेगा तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा. तो इनिशियली दिस रिएक्शन विल बी slower and then it will be rapid.
Okay, so we'll write down at first aluminium reacts slowly with dilute hydrochloric acid due to presence of tough protective layer of aluminium oxide on its surface. But when this thin layer gets dissolved in acid, then fresh aluminium metal is exposed to which reacts rapidly with dilute hydrochloric acid. Now last, that is copper. When copper reacting with dilute hydrochloric acid, it gives no reaction, right? It is even less reactive than iron. Iron फिर भी slowly react हो जाता है dilute hydrochloric acid से, लेकिन copper नहीं होता. Okay, coming to other examples, जैसे गोल्ड और सिल्वर भी नहीं होंगे. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गोल्ड और सिल्वर भी रिएक्ट नहीं होंगे. नाउ होमवर्क फॉर यू इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. इन सब के साथ यू हैव टू डू द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर क्या बनेगा? मेटल सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड. ओके, वन मोर क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग द नाइट्रिक एसिड. अगर हम डाइल्यूट लें या फिर कॉन्सेंट्रेटेड भी लें, तब भी रिएक्शन दैट when a metal reacts with dilute nitric acid मतलब HNO3, then the hydrogen gas is not involved. Now the reason, because nitric acid is a very strong oxidizing agent. So जैसे ही रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, जो नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेस दिस हाइड्रोजन गैस टू वाटर. अब यहाँ पे जब नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया है, तो खुद को क्या किया होगा? रिड्यूस किया होगा, राइट? So what you will say? So we can say that in the reaction of metal with dilute HNO3, no hydrogen gas is evolved. Now next point, when nitric acid oxidizes hydrogen to water, then nitric acid itself is reduced to any of its nitrogen oxides. जैसे वो डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड बना सकता है, या फिर नाइट्रोजन मोनोक्साइड बना सकता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकता है, एटसेट्रा. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल यूज कर रहे हो. लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है. दो मेटल्स हैं, जैसे मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. ठीक है, मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे मेटल्स हैं विच कैन रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन हमने HCl या फिर H2SO4 का लिया था डाइल्यूट फॉर्म में, उससे भी ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में हम लेंगे, तो वहां पर क्या होगा? वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो विल राइट डाउन मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टिंग विद nitric acid, very dilute. It gives magnesium nitrate and hydrogen gases evolved. Same with manganese. When manganese reacting with nitric acid, it gives us manganese nitrate और hydrogen gas evolve हो रहा है. So यहाँ तक हमने क्या देखा? HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन नाइट्रिक एसिड बीइंग हाईली नाइट्रिक एसिड बीइंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन गैस जो रिएक्शन में इवॉल्व हो रहा होगा व्हेन मेटल रिएक्टिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा होगा. वो जो हाइड्रोजन गैस उस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, नाइट्रिक एसिड उसी से रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा टू फॉर्म दी वाटर, राइट? और साथ ही साथ जब वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, और खुद को रिड्यूस करके वो किसी भी वो कोई भी अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड बना सकता है. जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा, डाइनाइट्रोजन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दिस डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा मेटल यूज कर रहे हो, उसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है, नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और रिएक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ठीक है,
Now, if we talk about aqua regia, तो aqua regia is a liquid that is freshly prepared, यानी कि पहले से उसको बना के रख देंगे. Freshly prepared क्यों? क्योंकि हमारे पास सिल्वर है, गोल्ड है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो रेडिली रिएक्ट नहीं होते. प्लैटिनम है जो रेडिली रिएक्ट नहीं होते, रेडिली डिसॉल्व नहीं होते इन डाइल्यूट एसिड्स. यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है. That is known as aqua regia, which has the power to dissolve gold and platinum. Okay, so aqua regia is a freshly prepared mixture of 1 part of concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid. 1 part and 3 part means, let's say मेरे पास total solution है 400 ml का, तो उसमें 300 ml will be of concentrated HCl and 1 part, that is 100 ml, will be of concentrated HNO3. ठीक है, so we can say the ratio of HNO3 is to HCl is 1:3. Second point regarding aqua regia will be, it is highly corrosive in nature. It can dissolve all metals, even gold and platinum also. ठीक है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl अलग से लोगे या फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी अलग से लोगे, तब भी आप गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व नहीं कर पाओगे. दिस इज द हाईली कोरोसिव सॉल्यूशन aqua regia, जिसको बनाया जाता है टू डिसॉल्व gold and platinum. So now we'll start with reaction of non-metals with dilute acid. तो यहाँ पे our conclusion is non-metals do not react with dilute acids. Why? Because non-metals do not displace the hydrogen from the acid. जैसे HCl है तो H plus और Cl negative है, तो वो उसको displace नहीं कर पाते हैं because they are not able to produce the ions or give the ions to the hydrogen ion, because they are not able to give electrons to the hydrogen ion present in the hydrochloric acid or H2SO4. ठीक है, they will not be able to displace the hydrogen ion and to convert it into hydrogen gas. So we can say that many non-metals like carbon, sulfur, phosphorus and many other atoms, if we put these non-metals in a test tube with dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, there won't be any reaction and there won't be any hydrogen gas evolved. Okay, so non-metals do not displace hydrogen from acids because non-metals are electron acceptor. They cannot supply electron to the hydrogen. Clear? Now the next 2 points, that is reaction with chlorine and reaction with hydrogen, and in your next lecture we'll start with reaction of metals and non-metals with chlorine, reaction of metals and non-metals with hydrogen. We'll also discuss about reactivity series where we'll talk about reaction of metals with salt solutions. Okay, so I hope you understood. If you have still any doubt in any of the topic that we have studied, you can ask me in the comment section, or I will mention the Telegram group and channel in the description box. If you have any doubt you want to ask personally, you can ask me there also. Have a nice day. Take care. So students, I really hope you like this session. If you have any doubt, you can definitely ask me in the comment section, and I will also add the link for my Telegram group and channel where you will get all the required PDFs regarding your syllabus. And please do like, subscribe, share and comment. Hit the bell icon for regular updates. Have a nice day. Thank you.